हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोजगार डायरी। तो जैसा आप लोग जानते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है विद रिगार्डिंग जॉब तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो है आपका बीएससी हेड मास्टर की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर कोई भी पॉइंट आपका छूट जाता है या आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दिस फॉर्म, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की जो भी जॉब अपडेट्स होती है वो आपको टाइमली मिलती है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि वाकई यूजफुल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं, और वैकेंसी किसकी आई हुई है, हेड मास्टर की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई। हेड मास्टर की यहाँ पे क्या है, वैकेंसीज आई हुई है। अब लोग हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज आ रखी हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे 6421 वैकेंसी यहाँ पे टोटल आई हुई है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग हो गया आपके पास, आर्थिक रूप से जिसको आप ईडब्ल्यूएस बोलते हो। ठीक है, ये आपके पास जनरल की वैकेंसीज हो गई। यहाँ पे आप अनुसूचित जाति, फिर आप देख सकते हो अनुसूचित जनजाति मतलब एससी हो गया, एसटी हो गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी, है ना, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग भी है। तो और यहाँ पे क्या है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी क्या है, यहाँ पे वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की संख्या भी यहाँ पे आपको दे रखी है। वो कितनी है, यहाँ पे 2189। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार जो भी यहाँ पे कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, या उनके पोता पोती नाती नातिन के लिए यहाँ पे 2% का आरक्षण है। तो यहाँ पे उनके लिए भी कितनी वैकेंसीज है, 128 है। उसके अलावा यहाँ पे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में, ठीक है, यहाँ पे निष्पक्षता के ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण दिया हुआ है। तो देख सकते हैं दृष्टिबाधित के लिए 67 पोस्ट है, मूक बाधित यहाँ पे 65 है, फिर आप देख सकते हो ओएच हो गया आपके पास, और मनोविकार हो गया तो यहाँ पे 62 है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका सारा कुछ है वो कहाँ से है, आपके पास ये बीपीएससी की वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और यहाँ पे एक बात और बोली गई है, इस विज्ञापन की जो ये संख्या है, हो सकता है ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो डिपेंड करता है कि आयोग क्या डिसाइड करता है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे अगर सैलरी की बात करते हैं तो भी सैलरी यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी। तो जो वेतन है यहाँ पे वो है 35,000 रुपए आपको यहाँ पे भत्ते में मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो सेक्शन योग्यता क्या रहने वाली है। पहली बात तो ये है कि भारत का निवासी होना चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिहार राज्य का ही निवासी हो। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो अन्य राज्य की जो छात्र हैं या छात्राएं हैं वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर उनके पास यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है तभी वो इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अनुसूचित जाति जनजाति या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग या फिर दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यूनतम में क्या कर दिया गया है, 5% की छूट दे दी गई है। मतलब इनके लिए 45% यहाँ पे तय किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आचार्य की डिग्री को यहाँ पे क्या माना गया है, इसके इक्विवेलेंट माना गया है। मतलब ये लोग अगर इनके पास ये वाली भी डिग्री है तो ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट हो गई आपके पास, फिर दूसरी हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, कि तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास या तो यहाँ पे बीएड होना चाहिए, या बीए एड होना चाहिए, या बीएससी एड होना चाहिए, या आपके पास कोई ना कोई इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए।
चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षा पात्रता परीक्षा में क्या होना चाहिए? आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब स्टेट का जो यहाँ पे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो 2012 के बाद जो भी आपका अगर है, आपके पास स्कोर है, तो वो क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको समझ में आई होगी, या फिर जो एलिजिबिलिटी है, कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अनुभव की बात कर लेते हैं। तो अनुभव की बात अगर करें, यहाँ पे क्या-क्या भी अनुभव है, सब पहली चीज यहाँ पे दे रखी है कि कम से कम 10 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए ऑन द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर इन स्टेट गवर्नमेंट स्कूल अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्युनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूशन। मतलब कम से कम आपके पास 10 साल का क्या होना चाहिए यहाँ पे? एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो पंचायती राज के अंदर आते हैं या फिर क्या है, म्युनिसिपल बॉडी इंस्टीट्यूट के अंदर स्कूल आते हैं सेकेंडरी के। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो है कि यहाँ पे या फिर आपके पास क्या हो, 12 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए ऑन द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी टीचर इन स्कूल हैविंग परमानेंट एफिलिएशन। के पास सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बिहार स्टेट बोर्ड है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम से कम 12 साल की आपके पास होना चाहिए, सेवा का होना चाहिए, वो भी लगातार। ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे जो थर्ड रिक्वायरमेंट है कह सकते हैं, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए? 8 साल का क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी टीचर होने चाहिए, पंचायती राज या फिर म्युनिसिपल के अंडर आता है। या फिर आपके पास होनी चाहिए 10 साल का कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए सीनियर सेक्रेटरी। मतलब अगर आपके पास क्या है, सीनियर सेकेंडरी टीचर है, तो आपके पास कम से कम 8 या 10 साल, और अगर आप क्या है, सेकेंडरी टीचर हैं, तो आपके पास 10 या 12 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको चीज को ध्यान रखना है। और जो इसकी जो सभी प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र लगने वाले हैं, उसकी जो अंतिम तिथि है वो कितनी है? 28 मार्च 2022 से पहले ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर उम्र की बात करते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी 1/8/2021 को न्यूनतम न्यूनतम आयु, मतलब क्या है कि कम से कम 31 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 47 वर्ष। मतलब जो यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है इस पोस्ट के लिए वो 31 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो कितनी रखी गई है? यहाँ पे 47 ईयर रखी गई है इस पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे वार्धव्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। बाकी यहाँ पे क्या है कि कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और चीजें हैं, ये आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपका रिजर्वेशन होता है, ठीक है, एज लिमिट का, वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। आप देख सकते हो 3 वर्ष का यहाँ पे देखो, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पे क्या मिला हुआ है? रिजर्वेशन मतलब रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी आप देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि जो भी मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल दे रखी है कि जो भी रिजर्वेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा। और अगर आपको लगता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखो चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या, सबसे पहले क्या रहेगी, यहाँ पे आपके पास एक लिखित परीक्षा रहने वाली है। तो लिखित परीक्षा होगी जिसमें क्या है, आपके पास 150 प्रश्न रहेंगे, और 150 प्रश्न में, ठीक है, 100 आपके पास क्या होंगे? अंक होंगे। और जो बीएड कोर्स से संबंधित क्या होंगे, आपके पास 50 क्वेश्चन रहेंगे ओएमआर शीट से। ठीक है। तो सामान्य अध्ययन आपका मतलब जो जनरल स्टडीज है उसमें 100 क्वेश्चन, और जो बीएड के कोर्स से संबंधित आपके पास 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 50 मार्क्स भी बोल सकता हूँ। और ओएमआर पे लिया जाएगा, ये मतलब ऑफलाइन मोड रहेगा। ऑफलाइन मोड रहेगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला हुआ है कि अगर आपके क्वेश्चन कोई भी गलत होता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.25 आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। और जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा? 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से बात समझ में आती है कि आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा। पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरी बात मुझको ये समझ में आती है कि यहाँ पे क्या है कि 2 घंटे हमको मिलने वाले हैं। और तीसरी बात हमें समझ में आती है कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन आपके बीएड बेस्ड जो भी आपका सिलेबस है उससे रहने वाले हैं। ठीक है। इसमें क्या है भी, यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी एक इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी जो परफॉर्मेंस रहने वाली है उसी के बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।
बाकी यहाँ पे और भी आप चीजें देख सकते हो, यहाँ पे जो भी मेरिट वगैरह है ये सारा कुछ दे रखा है, और बाकी इतना कुछ जानने की अभी जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं, मैं इस पे और डिटेल में बातें बता सकता हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो कोड है, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे क्या है कि जो भी रिजर्वेशन यहाँ पे ले रहा है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखे हैं। तो आप देख सकते हो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोड डालना है 202। अगर आप एसटी से करते हैं तो आपको 03 डालना है। आपको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी तो आपको 04 कोड डालना है। बैकवर्ड हो गया तो आपके पास 05 डालना है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको डालना है 07। तो ये कोड है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नोट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है, ठीक है, उसकी मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब ये है कि जब आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा और जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम पर क्या होगा, आपको अपनी जो भी ये मार्कशीट्स वगैरह हैं, जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो ओरिजिनल, वो क्या है आपको वहां पे प्रस्तुत करने, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है वो या तो अंक पत्र, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जन्म तिथि यहाँ से देखी जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, चाहे आप सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हो या फिर आप क्या लगा रहे हो, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 26/2/2019 के बाद का यहाँ पे क्या है आपका ये मान्य हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वही सारी डिटेल है उसकी रिगार्डिंग कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने हैं। बाकी ये है कि आप अगर हैंडीकैप का शो कर रहे हो तो आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता-पोती कर रहे हो तो ये भी आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो जो भी आप छूट ले रहे हो, जो भी आप रिलैक्सेशन ले रहे हो ना, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको क्या करने हैं एट द टाइम ऑफ डीवी लेके जाने, ठीक है। ये तो मतलब क्या है कि सिलेक्शन होने की बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फीस है कितनी रखी गई है। तो जो यहाँ पे फीस रखी गई है, अगर सामान्य अभ्यर्थी के लिए बात करें तो यहाँ पे 750 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब एससी और एसटी के लिए फीस कितनी रखी गई है, 200 रुपए रखी गई है। बिहार राज्य के हैं स्थायी निवासी हैं सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला वर्गों के लिए कितनी फीस रखी गई है, उनके लिए भी 200 फीस रखी गई है। और यहाँ पे बात करते हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितनी फीस रखी गई है, यहाँ पे 200 रुपए फीस निर्धारित करी गई है, ठीक है। और ये जो पेमेंट रहने वाला है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जिससे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या करनी है, जो फीस आपको जो जमा करनी है वो कैसे करनी है, वो आपको ऑनलाइन बेसिस पे या फिर ऑनलाइन मोड पर आपको ये फीस पे करनी है, ठीक है। तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 और बाकी आपका एससी एसटी जो भी मतलब बिहार के हैं उनके लिए 200 रुपए, महिलाओं के लिए भी कितनी है 200 रुपए, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है 40% या उससे अधिक उसके भी कितने हैं यहाँ पे 200 रुपए चार्जेस है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कंसेशनल एग्जामिनेशन फीस के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, तो अभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो मैं इस पे अलग सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये फॉर्म कब से फिल करे जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 5 तारीख से, मतलब आज से। और जो लास्ट डेट है वो क्या है आपकी 28 मार्च। तो 28 मार्च तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप डिले ना करें, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप इकट्ठा कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स की आप फोटो कॉपी वगैरह मतलब कह सकते हैं स्कैन करके अपने पास रखें। और जब ये फॉर्म फिल करना हो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फॉर्म को फिल कर ले, ताकि बाद में क्या होता है ना, बाद में प्रॉब्लम आती है, कभी सर्वर डाउन हो गया, कभी कुछ हो गया, इसलिए। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बोली गई है कि आयोग कार्यालय में आपको स्पीड पोस्ट या फिर डाक से हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे ये जो आप फॉर्म फिल करोगे आपको कुछ भी अभी हार्ड कॉपी में कुछ नहीं भेजने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको बस ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो भी आपकी एजुकेशन के रिक्वायरमेंट जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप अपलोड करना होगा आपको। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करें, स्कैन करके रख लें, ठीक है। पेमेंट करने के बाद क्या होगा, जब फाइनल सबमिशन किया जाएगा जाने के बाद भी अभ्यर्थी क्या है स्वयं द्वारा की गई, अगर आपको लगता है कि कोई भी आपने गलती कर दी है तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, आपको टाइम मिलेगा, आपको कुछ टाइम मिलेगा और इसके लिए पूरा 1 सप्ताह दिया जाएगा,
ठीक है, 4/4/2022 मतलब जब आपका 28 तारीख को ये फॉर्म ओवर हो जाएगा, जैसे कह सकते हैं सीटेट में मिलता है कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको पूरा एक यहाँ पे 1 हफ्ता मिलेगा, मतलब 7 दिन आपको मिलने वाले हैं, ताकि अगर आपको लगता है कोई भी चीज़ है, अगर कुछ गलती हो गई है उस टाइम पे फॉर्म भरने से, हालाँकि कोशिश कीजिए कि कोई गलती ना करें। अगर कोई गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके अपनी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि कुछ कंडीशन है, मतलब आप सारी चीज़ें नहीं अपडेट कर सकते, कुछ चीज़ें अपडेट कर सकते हैं जो आयोग ने अपने नोटिफ़िकेशन में बता रखा है। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि क्या-क्या चीज़ हम अपडेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो तभी है ना? अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बाकी कोशिश कीजिए कोई गलती ना हो। बाकी ये है कि यहाँ पे जो लास्ट में यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आप पूरी इस वेबसाइट पर विज़िट करें, ठीक है? और यहाँ पर जाकर क्या करें, आप ये नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करें और ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स वगैरह इस फॉर्म को फिल कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग ये जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और जो-जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पे सिर्फ़ वो बात करी है जो हमारे लिए क्या थी इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, अदरवाइज़ ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो अगर आपको लगता है तो मैं शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर क्वेरीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमें इसके रिगार्डिंग हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है इसके रिगार्डिंग, तो मैं एक छोटा-सा वीडियो उसके लिए बना दूँगा। बाकी हमारे चैनल से आप अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल से जुड़ सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर ज़्यादा ज़्यादा करें ताकि ये है कि बाकी लोगों तक भी पता लगे कि हम इस तरीके से एक चैनल हमारा चल रहा है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।